हेलो फ्रेंड, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हुए हैं, एक नए तरीके के वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी छात्र जिस प्रकार से हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, इतने दिनों में हमको कुछ चीज़ें समझ में आया कि बच्चे को लेकर प्रारंभिक दौर में ही बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है वह है जॉब को लेकर, कि बच्चों के माइंड में रहता है जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पीएससी, व्यापम क्या होता है, कैसे होता है, क्या तैयारी होता है। तो अगला हमारा जो 2-3 वीडियो रहेगा इस वीडियो के साथ, वो इसी पे रहेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। इनके सिलेबस को लेकर तो ऑलरेडी पढ़ाई चल रहा है, आप सब हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ ही चुके हैं, या बहुत से छात्र जो अभी मेरे को सुन रहे हैं ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करते होंगे, तो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। बट हम वास्तविकता में आज चर्चा करने वाले हैं ये है क्या, जॉब के लिए आते हैं, व्यापम क्या है, प्री एग्जाम कैसा होता है, मेंस एग्जाम में क्या कठिनाइयां आती है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, प्री एग्जाम को क्रैक करने का माध्यम क्या होना चाहिए, सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर अब डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज है, हर कोई यही चाहते हैं। बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक अगर आप बताते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अपने आप में एक अलग क्रेज बनता है। हम पढ़ते रहते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास जाते हैं, सेकंड क्लास जाते हैं, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, हर समय हर स्तर पर हमको कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट अधिकारी बनेगा, या हमारे माइंड में रहता है गवर्नमेंट जॉब करना है। कहीं ना कहीं ये बात को लेकर रहता है हमको गवर्नमेंट जॉब करना क्या है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब पाने का माध्यम क्या होता है, कैसे हमको गवर्नमेंट जॉब पाना पड़ेगा, क्या है उनके तरीके, इस जॉब को पाने के तरीके क्या है। मतलब ओवरऑल जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं समझ में आ रहा होगा कि मैं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के बारे में हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं कि है क्या, इनके तरीका क्या होता है। तो खैर सबसे पहली बात, अगर हम कहीं पे भी अगर चर्चा करते हैं, अगर हम जॉब, हमारा मेरे ख्याल से बचपन से ही हमारे अंदर हमारे माँ बाप एक एम डाल देते हैं कि हम सबको बढ़िया जॉब करना है। अगर गवर्नमेंट जॉब करना है, अगर हमको गवर्नमेंट जॉब पाना है, वो भी छत्तीसगढ़ में पाना है, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए बहुत सारे माध्यम होता है। रेलवे भी एक माध्यम होता है, एसएससी भी एक माध्यम है, वो भी बहुत सारे माध्यम होते हैं। बट मेन हम जिसका एग्जाम, जिसका पेपर छत्तीसगढ़ में होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी विभाग हैं उसके अंतर्गत अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो लगभग 90% गवर्नमेंट जॉब या तो आपको सीजीपीएससी के माध्यम से मिलता है, या तो आपको सीजी व्यापम के माध्यम से मिलते हैं। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर विभागों के द्वारा अपने रिक्त पदों की जानकारियां भेजी जाती है। जैसे सीजीपीएससी है, इनके बाद कोई भी विभाग, चाहे राजस्व विभाग हो, महिला एवं बाल विकास विभाग हो, वित्त विभाग हो, आबकारी विभाग हो, श्रम विभाग हो, जितने भी विभाग हैं वो अपनी रिक्त पदों की जानकारी भेजते हैं। इस सीजीपीएससी का काम रहता है उन खाली पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना, योग्य लोगों को उस तक पहुंचाना, परीक्षा आयोजित करना, इंटरव्यू आयोजित करना, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वो विभागों को दे देता है। मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत अगर हम जॉब पाने के इच्छुक हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको जॉब पाने के लिए 2 तरीके रहेंगे, 2 दरवाजे हैं, 2 गेट हैं। एक गेट या तो आप सीजीपीएससी के माध्यम से जाएंगे, या तो आप सीजी व्यापम के माध्यम से जाएंगे। ये 2 ऐसे संस्थाएं हैं, ये जो 2 ऐसे आयोग हैं जिनका काम है रिक्रूटमेंट करना। इसीलिए एक शब्द चलता है कि मैं सीजी व्यापम की तैयारी कर रहा हूं, और यह तो शब्द चलता है मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या मैं करने वाला हूं। ये 2 ही दरवाजे हैं आपके भविष्य बनाने के, आप समझ लीजिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर अगर आपको नौकरी पाना है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की नौकरी करना है, तब की बात है। तो हम ये 2 संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो मेनली आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर है वो हम सीजीपीएससी के बारे में बात करेंगे। सीजी व्यापम के बारे में हम इनके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, किन किन विभागों में पद की भर्ती की जाती है, इस एग्जाम के लिए योग्यताएं क्या क्या है, और उसमें परीक्षाओं का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस कैसा होता है, अगले वीडियो में बात करेंगे। 2 दरवाजे हैं नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। आज हम एक दरवाजे के बारे में बात करेंगे, एक गेट के बारे में बात करेंगे, हम सीजीपीएससी के बारे में बात करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है।
अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे तो इनके कुछ फंक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका कार्य क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है। तो सबसे बड़ा फंक्शन तो यही हो गया, कंडक्ट एग्जाम फॉर वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम। सीधी सी बात है कि जितने भी सिविल सर्विस हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे हम बात करेंगे वर्ग 2 व 3 अधिकारी वर्ग के जितने भी पद होते हैं, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे आपका अकाउंट ऑफिसर का पद हो, नायब तहसीलदार का पद हो, जितने भी अधिकारी लेवल के वर्ग 2 और वर्ग 3 लेवल के पद होते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना इनका काम होता है। इनका काम सिर्फ एक है, एग्जाम कंडक्ट कराना, बच्चों को एग्जाम में पार्टिसिपेट करवाना, वहां से शॉर्ट लिस्ट करना, जो मेरिट के जो बच्चे रहेंगे, टॉप रैंकर जो बच्चे रहेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करना और विभाग को उसकी जानकारी दे देना। तो आपको किसी भी विभाग में अधिकारी लेवल का अगर पद चाहिए तो आपको सीजीपीएससी की एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ये इसका सबसे मेन फंक्शन होता है। और इसमें सबसे मेन में इसका जो एग्जाम होता है स्टेट सर्विस एग्जाम, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको एसएससी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष इसका पद आता है, उन्हीं के बारे में हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे सीएमओ का करवाया जाता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 2018 में आया था। एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एसीएफ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, अभी एसीएफ का पोस्ट आया हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, कृषि अधिकारी, केमिस्ट, ऐसे बहुत सारे पदों का रिक्रूटमेंट करना इनका काम होता है। इन सब पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने का काम किसका होता है? सीजीपीएससी का। ये इनका सबसे मेन फंक्शन हो गया। साथ ही साथ ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। यह राज्य सरकार को एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है। किन किन बातों में सलाह देता है? जैसे यहां हम बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सिविल सर्विस, मतलब सिविल सर्विस में क्या रूल एवं रेगुलेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, ट्रेनिंग कहां पे होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर को ट्रेनिंग कौन देगा, नायब तहसीलदार को ट्रेनिंग कौन देगा, तो ये सिविल सर्विस किस टाइप का होगा उसके बारे में वो राज्य सरकार को सलाह भी दे सकता है। सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं होता है, लेकिन दे सकता है। साथ ही साथ इनको और कहा जाता है कि ये सिविल सर्विस के लिए प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए भी ये क्या कर सकते हैं, आपका प्रमोशन के लिए अगर सिविल सर्विस में प्रमोशन किस टाइप का होना चाहिए, किन का होना चाहिए, ट्रांसफर के लिए क्या नियम होना चाहिए, एटलीस्ट उनको अगर बोला गया बस्तर क्षेत्र में कम से कम कितने वर्ष का उनको कार्यानुभव अनिवार्य कर देना चाहिए, या उनके लिए पेंशन क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, इन सब से संबंधित वो राज्य सरकार को एडवाइस भी देता है, भी दे सकता है। और राज्य सरकार चाहे तो उनके एडवाइस को माने या ना माने। ओवरऑल आपको ये बात बता दूं, अगर मैं 2 पॉइंट के बारे में चर्चा करूं, सबसे पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपके बहुत काम आएगा। इनका काम है राज्य सरकार के अधीन जितने भी विभाग है, जितने भी सेवा पद हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, परीक्षा आयोजित करवाना। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एसएसई, स्टेट सर्विस एग्जाम। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी और भी एग्जाम होते हैं, ये निश्चित नहीं है इनका रिक्रूटमेंट कब होगा। कोई पद 2 साल में आता है, कोई 10 साल में भी आता है, जैसे सीएमओ पिछले समय 2010 में आया था, फिर सीधा 2018 में आया। एसीएफ का पोस्ट आपका 2016 में आया, 2017 में आया, अभी 2020 में आया। निश्चित नहीं है, कभी भी आ, लेकिन यह निश्चित है प्रत्येक वर्ष आएगा। तो प्रत्येक वर्ष मतलब आपके पास शानदार मौका, हर साल का मौका। तो हम इस मौके के बारे में चर्चा करेंगे, स्टेट सर्विस एग्जाम के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और अगर हम स्टेट सर्विस एग्जाम के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं तो एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार के इसमें स्तर होते हैं, तो मैं बता दूं दोस्त, स्टेट सर्विस एग्जाम में सबसे पहला स्टेट होता है प्री एग्जाम। पहला स्टेप होता है, इसको हम कह सकते हैं स्टेप नंबर 1 आपको प्री एग्जाम। जो छात्र प्री एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे वो कौन सा एग्जाम अपेयर करेंगे, मेंस एग्जाम अपेयर करेंगे।
इसको आप कह सकते हो स्टेप नंबर 2। और यदि आप स्टेप नंबर 2 में अगर वो एग्जाम भी अगर आप क्रैक करते हो तो आपका स्टेप नंबर 3 होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मेरे ख्याल से जितने भी छात्र अगर आप मेरे को सुन रहे होगे, आप यहां पे खड़े होगे, आप यहां पे खड़े होगे, आप यहां पे खड़े होगे आप। और आपके जैसे मैं बता दूं, यहां पे लगभग प्रत्येक वर्ष 1 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में अपेयर होते हैं, और प्रत्येक वर्ष इसका अधिकतम पद आता है, वह आता है 300, किसी साल 250, अभी 2020 में आए 143, जो बढ़कर 250 लगभग हो जाना है। तो उसमें आपको फाइनल लिस्ट लेना है। आप सोच लो 1 लाख से आपको 300 पहुंचने में, यदि आप 300 के अंतर्गत आ जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपका भविष्य का निर्माण होगा, आपके क्या, आपके आने वाले अगले 2 वंश का भविष्य का निर्माण हो जाएगा। ये बात आप सब समझ सकते हो गवर्नमेंट जॉब के फायदे, बिल्कुल। तो एक एक एग्जाम के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे प्री एग्जाम के बारे में। इस प्री एग्जाम में अगर हमका फॉर्म भरने का समय आता है तो क्या क्या इनके क्वालिफिकेशन होते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, प्री एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाद में चर्चा करेंगे। मेंस एग्जाम के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्लियर है। तो बात की बातें होंगी। 3 स्टेप होता है, अगर आपको यहां से यहां जाना है 3 स्टेप पार करना है। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्री एग्जाम के बारे में चर्चा करें। प्री एग्जाम सिंगल डे एग्जाम होता है, 1 दिन का एग्जाम होता है। 1 दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 1 दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराया जाता है। मोस्टली अगर टाइमिंग बात करूं तो 10 से 12 एक पेपर होता है, और 3 से 5 2 घंटे का एक पेपर होता है। इसी को मैं बोल रहा हूं प्री एग्जाम। यदि आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है, जो भी फॉर्म भरेंगे, लगभग 1 लाख लोग पेपर देंगे, 1 दिन में 2 पेपर देंगे। 10 से 12 एक पेपर होता है, पेपर 1 होता है, और एक पेपर होता है पेपर 2 में भी टाइम चेंज हो जाए, बट यही एक निर्धारित समय होता है। 3 से 5 पेपर 2 होता है। प्रत्येक प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। जैसे मैंने बताया 10 से 12 कितने घंटे का समय दिया, 2 घंटे का समय दिया गया। हर एक प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न को 2 मार्क्स आवंटित किए जाते हैं। तो इस प्रकार 100 प्रश्न के 200 मार्क्स हो जाते हैं। कितने मार्क्स हो जाते हैं आपके, 200 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर, 100 ठो प्रश्न दिया जाएगा, 200 नंबर रहेगा मैक्सिमम मार्क्स दोनों पेपर में। वहां पे भी 200 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। ये है पेपर 1 और वो है आपका पेपर 2। मैं शुरुआत करना चाहूंगा पेपर 2 से। अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जो पेपर मुख्यतः 3 से 5 के बीच में आयोजित होता है, पेपर 2 का ये सिलेबस है। सिलेबस से पहले आपको जानने वाली बात है, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसको सिर्फ आपको पास करना है, पास होना है। आपको इसके आधार पर मेरिट नहीं निर्धारित होता है, पास होना है। पास कैसे होना है ये भी बता देता हूं। यदि आप मान लो जाए ये 200 नंबर का पेपर है, यदि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनारक्षित वर्ग से आते हैं, तो आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 200 का अगर 33% अगर आप निकालते हो तो वह आ जाएगा 66.67। इतने मार्क्स आपको लाना है मिनिमम। और यदि आप अन्य वर्ग से हो, आरक्षित वर्ग किसको कहा जाता है, ओबीसी कैटेगरी को कहा जाएगा, एसटी को कहा जाएगा, एससी को कहा जाएगा। यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक वर्ग से बिलोंग करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए 23% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और 200 नंबर का पेपर होगा पेपर 2, तो उसमें यदि आप 23% की बात करते हैं तो आपको 46 मार्क्स लाना अनिवार्य है, 46 नंबर लाना है। और यदि आप जनरल अगर 66.67 मार्क्स ला लेता है, ओबीसी एसटी एससी यदि आपका 46 मार्क्स ला लेता है, मतलब आप पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाते हो। और यदि आपका पेपर 2 क्वालिफाइड हो जाते हो, तब कौन सा पेपर चेक होगा, आपका पेपर 1 चेक होगा। तो अगर आप पेपर 2 देने जाओगे तो आपको ये आपके सिलेबस होते हैं। मैथ्स आपका सिलेबस होता है, रीजनिंग आपका सिलेबस होगा, ये सब आप जानते हो। 10वीं तक का मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मैथ्स में आप जो समझ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, एवरेज, औसत, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपके लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हिंदी व्याकरण भी हम बचपन से पढ़े हुए हैं, 10 तक का सिलेबस। छत्तीसगढ़ी भाषा पूछा जाता है, पूछा जाएगा जूते को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, सरपन ही कहते हैं। साथ ही साथ संचार कौशल और निर्णयन क्षमता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपका सिलेबस होता है। प्लान क्या होता है, पेपर 2 में कितना ध्यान देना चाहिए, इंजीनियरिंग के बच्चों को कैसा ध्यान देना चाहिए, नॉन इंजीनियरिंग के बच्चों को इसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर बनेगा। इसके बाद का वीडियो लेक्चर वही रहेगा, प्री का प्लान क्या होना चाहिए, प्री एक्चुअल में कैसे क्वालिफाइड होना है। तो आपको ये बात समझ में आया हो गया। पेपर 2 हो रहा है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन होगा, इसमें से 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट नहीं बनेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 46 नंबर से ज्यादा लाने का जरूरत नहीं है। ला लो तो भी अच्छी बात है, 46 के जगह में अगर आप 200 में 200 ला लोगे तो भी आप 46 नंबर के बराबर हो, व्यर्थ है। तो ज्यादा इसमें मेहनत हमको नहीं करना है, बाद में और प्लान बताएंगे। वापस आ जाते हैं जो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा, जिसके आधार पर हम प्री क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम देंगे, वो है पेपर 1। कौन सा पेपर है, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है, यही पैटर्न रहेगा। 2 घंटे का समय रहेगा, मुख्यतः 10 से 12 का आपको समय दिया जाता है पेपर बनाने के लिए। इसको 2 सेक्शन में बांट सकते हो। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय सामान्य अध्ययन के 50 और 50 टोटल कितने प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हो गए। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे, पंचायती राज नगरीय निकाय, जनजाति, यहाँ के ट्राइब्स के बारे में, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसमें ज्यादा मेहनत करना है, अगले वीडियो लेक्चर। भारतीय सामान्य अध्ययन के बारे में भी यही प्रावधान होता है। सब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें होती हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपका कौन सा है, पेपर 1 आपका मेरिट डिसाइड करता है। अगर हमको 1 लाख लोगों में से मैं बता दूं मेंस लिखने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग बता रहा हूं, कभी बढ़ता है कम होता है, लगभग 4000 होता है। अब सोचिए 96,000 को यदि आपको पीछे धकेलना है, पीछे डालना है, तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा, ऊपर के 4000 लोगों में लाना पड़ेगा। तो हमारा क्या कोशिश रहेगा, जो 200 में 200 नंबर लाएगा, वैसे अब ऐसा किसी का आता नहीं है, वो सबसे ऊपर रहेगा, तो ऐसे मेरिट बनेगा। कटअप डिसाइड होगा। कटअप कितना जाता है प्री में, अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम अभी तक में क्या चर्चा की है, हमको नौकरी चाहिए तो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम 2 दरवाजे हमारे पास। सीजीपीएससी वर्ग 2 और वर्ग 3 लेवल की तैयारी करवाता है, और अगर सीजी व्यापम की बात करें तो कर्मचारी वर्ग की तैयारी करवाता है। वर्ग 3 व वर्ग 4 लेवल के जो पद होते हैं, कर्मचारी स्तर के जो पद होते हैं, उनकी तैयारी करवाता है। फिर सीजीपीएससी के बारे में देखिए, इनका काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना। आपको आपकी किसी भी गवर्नमेंट विभाग में, सरकारी विभाग में, सरकारी दफ्तर में पहुंचना है तो किसके माध्यम से जाना पड़ेगा, सीजीपीएससी के माध्यम से। सीजीपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख एग्जाम जो प्रत्येक वर्ष होता है, कंफर्म है, वो है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें 3 स्टेप होता है, हम पढ़ लिए, और हम प्री के बारे में भी आज चर्चा कर लिए कि प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। समय और सिलेबस के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा किए। अब हम जिस प्रकार पढ़े, 3 स्टेप है, प्री एक मेन स्टेप है, पहला स्टेप है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप मेंस के एग्जाम है, तीसरा स्टेप है आपका इंटरव्यू। पहले स्टेप के सिलेबस और पेपर 1, पेपर 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। पेपर 1 के पेपर स्टेप 2 मेंस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेंस एग्जाम जो होता है उसमें 7 पेपर होंगे, आपको टोटल 7 पेपर होने। अच्छा, जो 7 पेपर होते हैं वो कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप ग्रेजुएशन में जब एग्जाम में लिखे होंगे तो वैसा आपको लिखना पड़ेगा, कन्वेंशनल टाइप कहा जाता है इनको, लिखना पड़ेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। लगातार 4 दिनों तक यह पेपर चलता है। एक दिन में 2 पेपर, पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 2 पेपर, तीसरे दिन 2 पेपर और चौथे दिन 1 पेपर। टोटल 7 पेपर देने होंगे दोस्त आपको। बहुत मजेदार पेपर होता है। इसके पेपर वाला तो ऑब्जेक्टिव था, प्रश्न लिख दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, उनके बारे में हम चर्चा। लेकिन यहां पे क्या होगा, कन्वेंशनल टाइप होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा।
अच्छा, अगर हम इसमें चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो ये जैसे कि पेपर 1 इसमें लैंग्वेज पार्ट होता है, भाषा होता है, 3 भाषा प्रश्न पत्र में। हिंदी भाषा आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, आपका इंग्लिश, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। पेपर नंबर 2 में आपका आ जाएगा निबंध, ये लो भाई निबंध, ऐसे राइटिंग होगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के, छत्तीसगढ़ स्तर के निबंध राइटिंग, ऐसे राइटिंग होगा। और जो आपको पेपर 3 से लेकर पेपर 4, 5, 6, 7 है, जीएस पार्ट होता है, सामान्य अध्ययन का पार्ट होता है। इसको जीएस 1 कहा जाता है, इसको जीएस 2 कहा जाता है, इसको जीएस 3 कहा जाता है, जीएस 4 कहा जाता है, इसको जीएस 5 कहा जाता है। बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे हम मेंस वाले सेक्शन में, इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप जानिएगा, मेंस के एग्जाम में कुल 7 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 घंटे का होता है। एक पेपर का मार्क्स कितना होता है आपका, 200 नंबर का होता है। तो 7 पेपर का अगर हम पूरे का पूरा मिला देंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 1400 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाइड कर लेते हैं, अगर मेंस आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेंस एग्जाम को शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो प्लस आपका इंटरव्यू अपेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका मार्क्स होता है 150 नंबर का। इस प्रकार ये मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। इस मार्क्स पे, इस 1550 के मार्क्स में आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। ये लो भाई, इसमें फाइनल रिजल्ट बनेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको नौकरी मिलेगी। 3 स्टेप में पेपर 1 का मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ा जाता है, वो सिर्फ आप क्वालिफाइड करते हो, फिर मेंस और इंटरव्यू जो देते हो, ये मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा, इसके पश्चात अगर हम बात करेंगे कि जैसे अगर हमको ये समझ में आ गया होगा कि सर ये प्री का एग्जाम है, सर ये मेंस का एग्जाम है, सर ये इंटरव्यू का है, आपका प्रोसेस है, इतने इतने मार्क्स का हो रहा है, पेपर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम फॉर्म भरने के जाएंगे, पीएससी का फॉर्म भरने जाएंगे, तो इसमें पात्रता संबंधी शर्तें क्या है। अगर पात्रता संबंधी शर्तों के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे राष्ट्रीयता के बारे में, नेशनलिटी क्या होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इनके बारे में तो ये आपको क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिनके पास भारत की नागरिकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे असम के हो, चाहे केरल के हो, वो छत्तीसगढ़ के पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनसे बाहर भी दूसरे राज्य के छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रयास सीमा क्या होनी चाहिए, अटेम्प्ट लिमिट क्या होना चाहिए। अगर अटेम्प्ट लिमिट की बात करेंगे तो नो अटेम्प्ट लिमिट है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आप दे सकते हो। जब तक आपकी आयु सीमा है तब तक आप पेपर दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है कि यूपीएससी में 6 बार है तो सिर्फ 6 बार पेपर देंगे, तो प्रयास सीमा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। चाहे आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, आप चाहे इंजीनियरिंग किए हो, डॉक्टरेट किए हो, आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र हो, आप एमबीबीएस किए हो, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, जिनको यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना है, ये होता है। यहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, सर कि क्या अंतिम वर्ष का छात्र, सर क्या अंतिम वर्ष का छात्र यह एग्जाम अपेयर कर सकता है क्या। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल एग्जाम अपेयर कर सकता है। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं और आपकी आयु यदि 21 वर्ष हो गई है, तो अंतिम वर्ष में रहते हुए आपके पास डिग्री नहीं आया है, आप इस पीएससी प्री के एग्जाम में आप बैठ सकते हो, परीक्षा दे सकते हो, वैलिड है। ये प्रश्न आपका क्लियर है। तो यह है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए। स्नातक में फिर प्रश्न बनता है, सर क्या कोई परसेंट निर्धारित है क्या। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का परसेंट निर्धारित नहीं है कि आपको 60% मिनिमम होना चाहिए, 50%। पास है कि नहीं है आप, बिल्कुल पास है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। आप 10th में पास है कि नहीं है, बिल्कुल फॉर्म भरिए। आप 12th में यदि पास है, बिल्कुल फॉर्म भरिए, उसमें परसेंट की कोई सीमा नहीं है। तो शैक्षणिक योग्यता में ये 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हमको मैक्सिमम कॉल या हमारे से जो छात्र जुड़े रहते हैं, इनका रेगुलर प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल अंतिम वर्ष का छात्र फॉर्म भर सकता है। और नंबर 2, आपका उसमें किसी भी प्रकार का परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट क्या है, आयु सीमा क्या है।
अगर हम आयु सीमा के बारे में बात करेंगे तो आयु सीमा है मिनिमम एज लिमिट है 21 वर्ष। कम से कम आपका 21 वर्ष का आयु पूर्ण होना चाहिए। और यदि हम बात करेंगे अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है 30 वर्ष, 30 वर्ष, ये इनका अधिकतम आयु सीमा है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, आयु सीमा में छूट दिया जाता है। और अगर हम आयु सीमा में छूट की बात करेंगे तो क्या है, अधिकतम तो 30 साल है। यदि कोई छत्तीसगढ़ का निवासी है तो उसको 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब उसको अपने उम्र के 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। अगर कोई छत्तीसगढ़ का निवासी है, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर महिला है तो उनको 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन और मिलेगा। अगर वो एसटी कैटेगरी है तो और मिलेगा, 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर दें तो उनको भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तब ऐसा आप जोड़ मत देना कि सर यदि कोई छत्तीसगढ़ का निवासी है, महिला है, एसटी है और वो हैंडीकैप भी है तो 10, 5, 15 और 5, 20, 20 और 10, 30, 60 साल तक फॉर्म भर देंगे। ऐसा नहीं होता है। किसी भी तरीके से आप अगर आयु सीमा में छूट चाहते हो तो अधिकतम आपको आयु सीमा में छूट अपने उम्र के 45 वर्ष तक है, जोड़ नहीं देना है पूरे का पूरा। आप यदि छत्तीसगढ़ के निवासी भी हैं और महिला भी हैं तो आपको 50 वर्ष का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 45 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी भी तरीके से आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन आप ये जानिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको +10 मिलेगा, और यदि आप महिला हो तो +10 मिलेगा। एसटी कैटेगरी से लेना चाहते हो तो 5 मिलेगा, एससी से हो तो 5, ओबीसी से हो तो 5, हैंडीकैप हो तो 5। किसी भी तरीके से 45 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई, अब सीधी सी बात है जो मैक्सिमम लोग का प्रश्न बनता है, अगर कोई बाहर के लोग हैं, अगर कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो उनके पास ये सब सर्टिफिकेट कोई भी चीज एलिजिबल नहीं होगा। उनकी अधिकतम आयु सीमा मात्र कितने साल होगी, 30 वर्ष। उनको ये सब छूट नहीं मिलेगा। ये सब छूट सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों को मिलेगा। वो 30 साल के बाद ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे वो वहां पे अपने कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे अपने राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कुछ भी हो, वो फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, उम्र के 30 साल तक। प्रश्न बनता है कि सर ये प्रकाशन का तिथि क्या होता है, अगर ये पोस्ट कब आता है हर साल? ये पोस्ट प्रकाशन की तिथि होती है आपका 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष। बहुत ही शानदार दिन, संविधान दिवस के रूप। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी बहाने चलो आपको एक जीएस भी पढ़ा दिया मैं, बहुत बड़ा प्रश्न संविधान का। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष के 26 नवंबर को इनका प्रकाशन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। फॉर्म आवेदन की तिथि कब होती है? मुख्यतः दिसंबर में इसका समय निकाला जाता है। दिसंबर में फॉर्म भरने को कहा जाता है। नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर में आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। लगभग 1 माह का समय रहता है, 1 माह का समय रहता है आपको फॉर्म भरने का। जैसे अभी सीजीपीएससी 2012-20 की बात करेंगे तो इस समय आपका नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा गया है आपका 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 1 माह का समय है। फॉर्म भरने का माध्यम क्या होता है? ऑनलाइन इसका माध्यम दिया जाता है। ये लो भाई, क्या रहता है? ऑनलाइन इसका माध्यम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला ही स्टेप है सीजीपीएससी प्री है, उसका सर डेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। परीक्षा की तिथि होती है, हर साल अलग अलग डेट आता है, लेकिन मुख्यतः यही होता है फरवरी माह के दूसरे या तीसरे रविवार को, 2 या 3 फेब ऑफ एवरी फरवरी, उसी में मुख्यतः रखा जाता है। जैसे आपका फरवरी 2021 जो इस समय का परीक्षा है वह 14 फरवरी को है। कौन सी एग्जाम के बारे में बताया? अगर हम प्री के बारे में बात करें, प्री का एग्जाम हो गया आपका फरवरी में। प्री का एग्जाम कब हो गया आपका? फरवरी में। अगर हम फिर मेंस की एग्जाम की बात करेंगे तो उसी साल के जून में एग्जाम होगा मेंस का। मुख्य परीक्षा का एग्जाम कौन से में होगा? जून में होगा। फरवरी में प्री हो गया, जून में आपका मेंस हो गया, और वही आपका नवंबर में आपका इंटरव्यू होता है।
नवंबर में क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जिस दिन आखिरी इंटरव्यू होता है, जिस दिन आखिरी इंटरव्यू होता है उसी दिन शाम तक रिजल्ट मुख्यतः डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप जो 1 लाख लोगों से शुरू किए थे उसके बाद आप 300 लोगों में शामिल हैं या नहीं है। तो यह है भाई तरीका। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जून का महीना बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी आपकी पढ़ाई होती है जब आप अपना पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। क्लियर है? अब तो ये हो गया आपके पात्रता संबंधी शर्तों के बारे में, लेकिन फिर भी इससे पहले इसके बाद हम कुछ चीजें देखते हैं। थोड़ा सा हमारा सिलेबस बचा हुआ ये वो पोर्शन है कि ये कौन कौन से विभागों के द्वारा कौन कौन से पदों का रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे इतने देर से हम जो चर्चा कर रहे हैं इस जॉब के बारे में, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या इनका पैटर्न होता है, अंतिम में हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ये जो सीजीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है इसमें किस प्रकार के पद होते हैं, किस किस विभागों में हमारी नौकरियां होती हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले लगभग 15 विभागों में, 15 अलग अलग डिपार्टमेंट में कुल 43 अलग अलग पदों के लिए इस प्रकार का भर्ती प्रक्रिया आयोजित किया जाता है। मैं उन्हीं सब विभागों के बारे में चर्चा करूंगा जहां पे आपकी नौकरी होगी, या उनके लिए बोलेंगे सीजीपीएससी तो सिर्फ एक संस्थान है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाला संस्थान है। आपकी नौकरी सीजीपीएससी में नहीं होने वाली है, आपकी नौकरी वहां से पर्टिकुलर किसी पद के लिए होगा, कोई पद आप ज्वाइन करोगे। तो कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, जैसे 15 विभाग तो अगर हम चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन कुछ विभागों के जैसे मैं नाम बता देता हूं और शायद तक आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा, पदों के नाम भी डिस्प्ले हो रहा है। यहां पे अगर मैं बात करूंगा राजस्व विभाग, अगर राजस्व विभाग के अंतर्गत अगर बात करूंगा सबसे बेहतरीन पद डिप्टी कलेक्टर की अगर हम बात करें, उप जिलाध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करेंगे, साथ ही साथ राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार का पद सीजीपीएससी के माध्यम से, डिप्टी कलेक्टर का पद सीजीपीएससी के माध्यम से। उसी प्रकार हम वित्त एवं योजना आयोग के अंतर्गत जैसे कि अकाउंट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो प्रत्येक विभाग के अंतर्गत 3-4, किसी विभाग के अंतर्गत 2-3 पदों के लिए ऐसा रिक्रूटमेंट किया जाता है। कोई फिक्स नहीं है, हर साल अलग अलग इस 43 पदों के लिए रिक्रूटमेंट किया जाए। जिस साल जिस पद का रिक्वायरमेंट रहता है उस पद के लिए आता है। जैसे पिछले साल अगर डिप्टी कलेक्टर की बात करूं तो 20 पोस्ट आया था। आज वर्तमान में इस वर्ष 2019 में डिप्टी कलेक्टर के 30 पद हैं, और अगर मैं वर्ष 2018 की बात करूंगा डिप्टी कलेक्टर के 2 या 4 ही पद निकाले गए थे। तो कभी भी कोई पद परिवर्तनीय होता है, किसी साल कोई पद ज्यादा, कई साल कोई पद आता ही नहीं। तो ऐसे अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पदों की आवश्यकताएं होती है। सहकारिता विभाग में, आदिम जाति कल्याण विभाग में, महिला एवं बाल विकास विभाग में, और ये आप दिख रहा होगा अलग अलग पद हैं। पदों के नाम आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम पदों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो आपके डिप्टी कलेक्टर का पद है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। जिलाध्यक्ष का पद कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपके और हमारी सबसे पहले लड़ाई इसी पद से शुरू होती है। वो बात अलग है, खत्म कहीं पे भी हो जाता है, पटवारी में भी खत्म हो जाता है, या इससे भी बड़े लोग डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद कलेक्टर भी बनते हैं, आईएएस क्रैक कर जाते हैं। खैर अलग अलग पद है। उनका पद श्रेणी क्या होता है, द्वितीय पद के होते हैं। उनका स्तर है, आज के डेट में स्तर के आधार पर सैलरी डिसाइड होता है। ग्रेड पे वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं होता है। स्तर के हिसाब से आप देख सकते हो उनका सैलरी लिख रहा होगा आपको 56,100 रुपए उनका सैलरी है। तो इस प्रकार स्तर के आधार पर, और अब जैसे जैसे आप पद से नीचे आते जा रहे हो आपका स्तर कम होते जा रहा है। डीएसपी की अगर हम बात करें तो डीएसपी का पद भी 12 स्तर का पद होता है। 12 से लेकर आपको 9 स्तर तक के पद दिख रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक आपको उनका श्रेणी दिख रहा होगा, किस वर्ग श्रेणी के हैं, और साथ ही साथ उनका वेतन मान दिख रहा होगा। बाद में आप टीए डीए और जोड़ेंगे तो ये लगभग आप देख सकते हैं। अगर ज्यादा अच्छा मेहनत करेंगे ऊपर स्तर 12 का पद पाएंगे, डिप्टी कलेक्टर का पद पाएंगे। अगर आपका रैंक नीचे की तरह है तो नीचे वाले पद मिलेंगे। क्लियर है? जेल अधीक्षक का भी पद आता है, सहायक जेलर का भी पद आता है, ऐसे बहुत सारे नीचे में भी पद आप देख सकते। तो ये सब चीजें होती है। तो ये हम आज चर्चा किए पीएससी के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, पात्रता संबंधी शर्तें बात करें, प्री एग्जाम के बारे में हम चर्चा किए। अभी तक के क्लास में
यदि आपको कोई डाउट आता है तो सामने हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, संस्था का नंबर है, मेरा स्वयं का पर्सनल नंबर है। किसी भी प्रकार की और जानकारी हासिल करने के लिए या तो आप इस नंबर में पूछ सकते हो या आप संस्था में आकर आप और ज़्यादा अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू देखें। यदि आपको लगता है CGPSC प्री एग्जाम कैसे फाइट करना है, किस प्रकार का उसमें प्लानिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा अगला वीडियो है, आप उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। उसके माध्यम से आप CGPSC प्री की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको एक प्लानिंग से पढ़ना है। सिलेबस क्या है, अच्छा सिलेबस में भी ये जानना कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कभी प्रश्न पूछे नहीं जाते। तो इसके लिए अगला वीडियो लेक्चर रहेगा। तो प्री के लिए आपका स्पेशल वीडियो लेक्चर मिलेगा। फिर मेंस की तैयारी क्या होनी चाहिए, हमको प्रश्न लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, किस पैटर्न को हमको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो लेक्चर मिलेगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडलाइन के लिए भी आपको एक अलग वीडियो लेक्चर मिलेगा। क्लियर है दोस्त? तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक का CGPSC एग्जाम में जो अभी नए कैंडिडेट होंगे, जो नए नए रूप में अभी CGPSC की तैयारी प्रारंभ कर लें, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। और इसके आधार पर आप अपना भविष्य निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आप सभी को आपके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अपने संस्था